हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट्स रहती है आइटम्स की, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आउट है वो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द मेंबर्स आर कलेक्टेड पीरियडिकली। दीज आर द रेगुलर रेवेन्यू इनकम्स एंड क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट इज द प्राइमरी सक्सेस ऑफ इनकम ऑफ a non-profit organization. It is usually collected every month from all the ordinary members. Subscription received from members is treated as a revenue income. If total subscription received as per receipt and payment account during the year is given, adjustment will be made for the outstanding subscription in the beginning and at the end of the year, and advance subscription in the beginning and at the end of the year. जैसा कि हम देखते हैं कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो मेन अर्निंग सोर्स है वो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो रहते हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स रहते हैं वो कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शन उस ऑर्गेनाइजेशन को देते रहते हैं। सो ये फ्रिक्वेंटली होते रहता है, कोई महीने में देता है, कोई 3 महीने में देता है, कोई 6 महीने में देता है। सो ये फ्रिक्वेंटली जो रहता है वो अर्निंग्स चलते रहता है, इसीलिए ये रेवेन्यू इनकम कहलाता है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर कोई इनकम्स आना बाकी रहा तो उसको हम अनरिसिप्ट कहेंगे, आउटस्टैंडिंग कहेंगे। कुछ हमको पहले ही अगर कोई जो सब्सक्रिप्शन है वो मिल गया है तो उसको प्री रिसिप्ट बोलेंगे, एडवांस बोलेंगे। ठीक है, और कुछ जो है वो हमारा सब्सक्रिप्शन जो रहता है वो हमारा लाइफ टाइम के लिए भी आता है। सो हम वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो हमारा जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का मेजर जो इनकम होता है वो होता है सब्सक्रिप्शन। दूसरा पार्ट है हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, वो है डोनेशंस। ठीक है, जो हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है उसको जो दूसरा इनकम सोर्स है वो है डोनेशंस। ठीक है, सो डोनेशंस में चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में भी रिसीव डोनेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। इफ द अमाउंट इज स्मॉल एंड इफ द सच कलेक्शंस आर फ्रीक्वेंट देन दे मे बी ट्रीटेड एज अ इनकम। ठीक है, अगर समझो वो जो डोनेशंस है वो फ्रीक्वेंटली मिलता रहा और उसका जो अमाउंट है वो स्मॉल अमाउंट में रहा तो उसको हम जो है वो हमारी रिसिप्ट कहेंगे या फिर इनकम कहेंगे। सो ट्रीटेड एज अ इनकम। डोनेशंस में आल्सो बी ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज द जनरल डोनेशंस एंड सेकंड वन इज द स्पेसिफिक डोनेशंस। एनी डोनेशंस ऑफ कंपैरेटिवली स्मॉल अमाउंट में बी टेकन टू income and expenditure accounts. General donations of comparatively huge amount may be which are of non-recurring nature may be added to the capital fund. In the case of donation received for any specific purpose, then it is the term specific donation. Such amount cannot be used for any other purpose except the purpose of donor. Therefore, such amount may be special donation shown in the balance sheet liability side. All the donation debited to receipt and payment account, and this amount may be credited to income and expenditure accounts or liability sides of the balance sheets if it is for the specific purpose. ठीक है, तो हमने डोनेशंस के 2 प्रकार देखे हैं, एक है जनरल डोनेशंस और एक है स्पेसिफिक डोनेशन या फिर उसको हम बोलेंगे स्पेशल डोनेशंस। ठीक है, तो जनरल डोनेशंस का जो फ्लो रहता है वो बार बार होता है, यानी स्मॉल अमाउंट रहती है और वो हर बार हमको डोनेशंस मिलती रहती है, इसलिए हम उसको रिकरिंग रेवेन्यू स्वरूप में पकड़ेंगे और उसको हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो लेंगे ही, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में हम जितना भी पैसा आता है वो तो लेते ही है, लेकिन उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारा स्पेसिफिक डोनेशन है, स्पेशल डोनेशन जिसको बोलते हैं, वो विशेष पर्पस के लिए दिया जाता है, इसलिए हम उसको रिकरिंग नहीं समझेंगे। सो उसका जो ट्रीटमेंट है हम उसको लायबिलिटी कैपिटल फंड लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे और उसका उसी पर्पस के लिए उपयोग करेंगे जिस पर्पस के लिए वो मिला है। लाइक बिल्डिंग फंड्स होता है, देन बुक्स फंड होता है, और भी कुछ जो स्पेशल फंड आते हैं वो स्पेशल फंड के लिए ही यूटिलाइज होते हैं। उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में नहीं लेते हैं, उसको हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स में दिखा सकते हैं, लेकिन हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में नहीं ले सकते, उसको हमको लायबिलिटी साइड्स में, बैलेंस शीट्स के लायबिलिटी साइड्स में शो करना होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा लेजेसी। इट इज लाइक
donation, it is the amount given to a non-trading concern as per will of deceased persons. It is taken to the receipt and payment account एज कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, लेजेसी भी एक प्रकार से डोनेशंस होता है, किसी व्यक्ति की इच्छा होती है कि भाई मुझे वो डोनेशंस करना चाहिए, सो हम इसको बोलेंगे डोनेशन एट विल। ठीक है, सो डोनेशन एट विल के हिसाब से जो भी डोनेशंस हमको मिलता है उस डोनेशंस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में न लेते हुए इसको हम लायबिलिटी साइड में इसको शो करते हैं। सो फोर्थ वन इज द मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप फीस। Non-trading concerns usually collect the subscriptions every month from their ordinary members. Such members is called a life subscription and it is capital receipt। ठीक है, अब हमने देखे थे कि सब्सक्रिप्शन जो है वो हर महीने, हर 2 महीने में, हर 3 महीने में जो हमारे मेंबर्स रहते हैं वो सब्सक्रिप्शन फीस देते रहते हैं। लेकिन कुछ मेंबर जो ऐसे होते हैं कि वो वन टाइम फीस भर देते हैं कि भाई अगर समझो हर महीने अगर 100 रुपये फीस है, सो साल का हो गया 1200 रुपया। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन या फिर कुछ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इस तरह से डिसाइड करती है कि नहीं भाई आप 5000 रुपये भर दीजिए, वन टाइम लाइफ टाइम मेंबरशिप इसकी ले लीजिए। सो बार बार वो मेंबरशिप फीस कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे समय में क्या करते हैं कि कुछ जो मेंबर्स होते हैं वो वन टाइम फीस भर के, मेंबरशिप फीस भर के उसका लाइफ टाइम मेंबरशिप ले सकते हैं। तो उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में नहीं ट्रीट करते हैं, तो उसको हम बैलेंस शीट्स के लायबिलिटी साइड में ट्रीट करते हैं। सो देन है हमारा 5th नंबर का पॉइंट, एंट्रेंस फी। दिस इज कॉल्ड द एडमिशन फी। दीज आर द फीस कलेक्टेड फ्रॉम द एवरी मेंबर्स एट द टाइम्स ऑफ हिज एडमिशंस इनटू द मेंबरशिप। इट इज पेड ओनली बाय द न्यू एंट्रेंस of becoming a members of a society or a club. It may be treated as an income and is credited to income and expenditures account। अब जो एंट्रेंस फी होते हैं कि जो नए मेंबर्स आते हैं, सो उनको क्या करना पड़ता है, एक फॉर्म फिलअप करना होता है। सो फॉर्म फिलअप करते समय उनको कुछ एंट्रेंस फी उसके अंदर जमा करनी पड़ती है। हम ऐसा भी बोलेंगे कि भाई वो एक फॉर्म फी होती है। सो उसको हम एंट्रेंस फी उस संस्था में उनको एंट्रेंस लेने के लिए या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में उसको एंट्रेंस लेने के लिए उस एंट्रेंस फी को दिया जाता है। तो उसका जो स्वरूप होता है काफ़ी स्मॉल स्वरूप होता है। सो ये हम, और इसका जो वास्तव होता है कि वो रेवेन्यू नेचर होता है। सब जो भी पैसा आता है हर बार आते रहता है एंट्रेंस फी का, सो हम इसको रेवेन्यू इनकम कहेंगे और ये इनकम हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में शो करते हैं। 6 नंबर का पॉइंट है हमारा, सेल्स ऑफ ऑल स्पोर्ट्स मटेरियल्स एंड ओल्ड न्यूज़पेपर। ठीक है, द अमाउंट रिसीव्ड ऑन द अकाउंट्स ऑफ सेल्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स एंड ओल्ड न्यूज़पेपर्स आर रिकरिंग इनकम टू अ कंसर्न्स एंड देयरफॉर treated them as a revenue incomes. The purpose of balls, nets, etc. are revenue expenditures। ठीक है, सो हमने देखा है कि उस संस्था में कुछ ओल्ड न्यूज़पेपर की जो रद्दी रहती है या फिर कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल, कुछ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन होंगे तो वहाँ पर स्पोर्ट्स मटेरियल जो रहता है उसको यूटिलाइज होने के बाद में वो ख़राब हो जाता है। सो ऐसा जो मटेरियल हमने अगर स्क्रैप में बेचा है तो स्क्रैप का जो भी इनकम होगा उसको हम रेवेन्यू इनकम ट्रीट करेंगे। और ये जो हमारा रहता है पुराने न्यूज़पेपर्स हो गए या फिर पुराना जो भी स्पोर्ट्स मटेरियल्स होगा जो कंज्यूमेबल रहता है उसको हम बेचते हैं। अगर उसका हम स्क्रैप बेचते हैं तो उसको हम रेवेन्यू इनकम समझेंगे और उसको हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेना पड़ता है। देन परचेस ऑफ इक्विपमेंट, द प्राइस पेड फॉर द एक्वायरिंग एनी इक्विपमेंट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ भी इक्विपमेंट्स लेते हैं, या फिर वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हो, वो मेडिकल इक्विपमेंट्स हो या फिर कोई भी इक्विपमेंट्स हो, सो उस इक्विपमेंट्स को हम कैपिटल ट्रीट करेंगे और उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में नहीं लेते हुए उसको हम बैलेंस शीट्स में एसेट साइड में शो करेंगे। सो ऑनरियम पेड, इट इज अ पेमेंट्स ऑफ रेम्यूनरेशंस टू अ पर्सन who is not an employee of the organization. Honorarium is taken to income and expenditure account as it is the revenue expenditure। ठीक है, ऑनरियम जिसको बोलते हैं, मानधन जिसको बोलेंगे, तो ऑनरियम जो होता है उस व्यक्ति को दिया जाता है कि जो उसका उस संस्था का एम्प्लॉय नहीं होता है। सो हम कभी कभी क्या होता है कि गेस्ट लेक्चर्स लेते हैं, गेस्ट लेक्चर्स को हम ऑनरियम देते हैं। कोई अगर हॉस्पिटल्स हो तो वहाँ पर कोई बाहर से डॉक्टर्स बुलाए जाते हैं, उनको ऑनरियम दिया जाता है।
कोई हमारे जो लीगल प्रोसीजर्स हमको प्रोवाइड करते हैं तो उसको भी हम ऑनरियम देते हैं, कोई सेक्रेटरीज होता है उनको मैंने ऑनरियम्स देते हैं। तो ये सब ऑनरियम्स जो होता है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होता है। तो इसलिए जो हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं होते उसको हम ऑनरियम्स देते हैं। दिस इज और इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के एक्सपेंडिचर साइड में ट्रीट करते हैं। स्पेशल फंड्स है 9 नंबर का पॉइंट। इफ देयर इज एन स्पेसिफिक फंड सच एज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंड, द एक्सपेंसेस और इनकम्स रिलेटिंग टू द फंड्स में बी एडजस्टेड इटसेल्फ ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, अब एक स्पेसिफिक फंड भी होता है कि कभी कभी क्या होता है, कहीं पर कुछ जो कॉम्पिटिशन्स होती है, कॉम्पिटिशन्स के लिए हमको प्राइजेस मिलती है। सो प्राइजेस को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। सो जब हमको मिलता है उस फाइनेंशियल ईयर में अगर मिलता है, उसके बाद में अगर वो कंपटीशन होती है तो अगर वो पहले फाइनेंशियल ईयर में मिला होगा तो उसको हमको जो बैलेंस शीट में है उसको हमको लायबिलिटीज में ट्रीट करना होता है। सो ये हो गए हमारे स्पेशल फंड। देन सेल्स ऑफ ओल्ड एसेट। If any asset is sold, the amount is debited to the receipt and payment account. It is not taken to income and expenditure account. The profit or loss made on sales of old asset is recorded in the income and expenditures account. जब हम कोई भी ओल्ड एसेट जो होता है, कोई भी ओल्ड एसेट हो गया, फर्नीचर्स हो गए, ठीक है, तो ओल्ड एसेट्स जो हो गया हम बेचेंगे तो वो हमारा रेवेन्यू इनकम नहीं होगा। सो हमारा वो कैपिटल इनकम होगा। तो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड में ज़रूर लेंगे उसको, लेकिन हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में उसको नहीं दिखाएंगे। तो उसको हमको जो भी हमारा ओल्ड फर्नीचर होगा तो उस ओल्ड फर्नीचर्स में से हमने कुछ फर्नीचर बेचा होगा तो उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे। जो भी इंस्ट्रूमेंट अगर बेचा होगा, ओल्ड इंस्ट्रूमेंट होगा, उसको अगर बेचा होगा हमने तो उसको भी हमने ओल्ड हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है। देन एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर आर शोन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। These expenses may be include outstanding of previous year and advance for the next year. To calculate correct figures of expenses to the shown in the income and expenditure account, adjustment will have to be made. ठीक है। अब हम expenses के बारे में देखते हैं कि जो expenses होते हैं अगर उस साल के अंत में अगर देना बाकी रहा तो उसको आउटस्टैंडिंग ट्रीट करते हैं। हमने अगर पहले दिया होगा तो उसको एडवांस या फिर प्रीपेड ट्रीट करते हैं। ठीक है। सो ये हमारा एक्सपेंसेस के बारे में हम एडजस्टमेंट प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में हम करते हैं। कंज्यूमेबल आइटम्स, इफ इंस्टीट्यूशन कंज्यूम सर्टेन आइटम्स सच एज मेडिसिन बाय हॉस्पिटल्स और स्पोर्ट्स आइटम्स बाय क्लब्स, रिलेवेंट फिगर्स फॉर रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट will be calculated. The value of goods consumed is shown in income and expenditure account and the amount paid to the creditors is shown in the receipt and payments account. ठीक है। कंज्यूमेबल्स आइटम्स रहता है जस्ट लाइक हम देखते हैं कि अगर कोई हॉस्पिटल होगा तो वहाँ पर मेडिसिन है, अगर कोई स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स होगा तो वहाँ पर स्पोर्ट्स मटेरियल्स रहेंगे। तो जो भी कंज्यूमेबल मटेरियल रहेगा उसको हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में जो भी हमारा कंज्यूमर हुआ है, समझो हमने 10,000 की मेडिसिन खरीदी है लेकिन उस साल में हमने 8,000 की मेडिसिन अगर कंज्यूम की है तो हमारा जो परचेस रहता है उसमें से हम जो पर कंज्यूमेबल जो ये रहता है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो आज हमने देखा कि ये इस तरह से हमको जो एडजस्टमेंट होती है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, बैलेंस शीट्स और रिसिप्ट एंड पेमेंट्स में हमको करनी होती है। सो आज हम सभी एडजस्टमेंट इसके अंदर देखे हैं। धन्यवाद।